ऐसा भी कभी हुआ होगा कि जैसे कोई ऐसी दुर्घटना आपके साथ हो गई होगी कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई पेशेंट आपके हाथ से निकल गया हो? एक 6 महीने की बच्ची थी, उसको स्ट्रोक हुआ था सर। 6 महीने की बच्ची को स्ट्रोक? उसके हार्ट में होल था, तो डॉक्टर ने जब सर्जरी करी थी तो कोई क्लॉट था जो मूव करके उसके ब्रेन में चला गया था। तो लकवाग्रस्त व्यक्तियों में किस प्रकार से फिजियोथेरेपी का उपयोग है, आप बताइए। ऑटिज्म एक बीमारी होती है, हमारे छोटे बच्चों में होती है, जिसमें मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। वो बच्चा जो आया था मेरे पास, वो बोल भी नहीं पाता था, चलना उठना भी उसका नहीं था। इवन वो जब मेरे पास आया था उसके माता पिता के साथ, तब वो सिर्फ उसके माता पिता की गोद में था। वो मेरे जो ट्रीटमेंट काउच था उस पर लेटा आया था, उस लेट के वो पलट भी नहीं पा रहा था। इस कंडीशन में बच्चा आया था। वो करीबन 5 वर्ष का था वो बच्चा उस समय। उसका ट्रीटमेंट करीबन मुझे लगा 2.5 से 3 साल उसका ट्रीटमेंट चला। आज वो बच्चा उसके पैरों पे खड़ा होकर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब काम कर रहा है। मैं सभी दर्शकों से ये बात करना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से आज मुझे भी नया जीवन मिला है, क्योंकि 2019 में मुझे भी एक बार डबल ब्रेन स्ट्रोक एक साथ आ गया था। नमस्कार, मैं हूं गिरीश बम और आप आज हैं हमारे साथ यथार्थ श्री रत्न पॉडकास्ट में। यथार्थ का मतलब होता है एज इट इज, जैसा है वैसा है, यानी जो सत्य है वही सत्य है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, यानी कि यथार्थ श्री रत्न पॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम ऐसे व्यक्तित्व से मिलेंगे जिनसे मिल करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका प्रोफेशन इस प्रकार का है कि हर व्यक्ति को, क्योंकि वो व्यक्ति आता तो दुखी है, लेकिन जब जाता है एक समय के बाद वो बहुत खुश हो जाता है। ऐसे व्यक्तित्व से हम मिलने वाले हैं। मैं परिचय तो आपको दूं, लेकिन उनका पूरा परिचय उनके श्रीमुख से हम सुनेंगे। हमारे बीच में फिजियोथेरेपिस्ट एमपीटी और जिनकी पीएचडी रनिंग है, लीजिए हम मिले हैं दीपक जी से। और दीपक जी नमस्कार हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर। और हम चाहेंगे कि आप अपने श्रीमुख से अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर दीपक लोहार है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अभी मतलब पैसिफिक में भी मैं कार्यरत हूँ, और उसके अलावा मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट कर लिया। मास्टर्स कंप्लीट हुए मुझे करीबन 12-13 साल हो चुके हैं। अभी बस मेरा वर्तमान में पीएचडी जो है वो रनिंग चल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आप पीएचडी आपकी रनिंग में है, और शायद आपने बताया कि न्यूरो में आप पीएचडी कर रहे हैं। जी सर। जी, बहुत अच्छी बात है कि न्यूरो। अब यहाँ न्यूरो क्या है, यह एक बार आप हमें समझा दीजिए, हम लोग न्यूरो नहीं समझ पाएंगे। हाँ सर, न्यूरो में तो ये न्यूरोलॉजिकल जो भी डिसऑर्डर्स हो गए हमारे, बेसिकली हमारे फिजियोथेरेपी में जो मैं बोलूँ उसमें लकवा जो हो गया एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है आज की तारीख में। लकवाग्रस्त जो भी रोगी हो गए उनको हम किस तरह से वापस उनका पुनर्निवास करके फिर से हम उनको अपनी रूटीन लाइफ में किस तरह से लेके आते हैं, वो एक पूरा प्रोटोकॉल रहता है ट्रीटमेंट का। उसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़ होगी उसका रहता है हमारे इसमें ट्रीटमेंट। फिर उसी के साथ छोटे बच्चों में हम देखते हैं जो स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, सीपी, ऑटिज्म, इनके चाइल्ड, घर वालों को उनको इस तरह से तैयार करते हैं जिससे वो अपना नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल जो है वो आराम से जी पाए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसा कि आपसे बात हुई कि आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो हम यहाँ यह भी पूछना चाहेंगे कि आप एमबीबीएस कर सकते थे, आप एज लैब असिस्टेंट काम कर सकते थे, आप जीएनएम नर्सिंग कर सकते थे, बीएससी नर्सिंग कर सकते थे, आप बी फार्मा कर सकते थे, लेकिन आपने फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को ही क्यों चुना, इसकी भी हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। चुना तो नहीं था सर, एक्चुअली करना कुछ और था, बट ये बाई चॉइस नहीं था, बाई चांस था। पिताजी जो थे मेरे, वो यही चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा करूं मेडिकल फील्ड में ही जो मेरे फ्यूचर से संबंधित रहे। तो उस वजह से पिताजी ने ही एक ये ऑप्शन दिया कि फिजियोथेरेपी जो है, उस समय राजस्थान में नया नया कोर्स आया ही था, इतना कोई इसके लिए अवेयर नहीं था। फिर पिताजी की इच्छा से मैंने इस फील्ड को चुना, पर आगे जाके इस फील्ड में मुझे खुद को इतना इंटरेस्ट आने लगा कि अब मैं इसी फील्ड को कंटिन्यू करता चला गया। तो आज मैं ऐसा है कि मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, प्लस अच्छा मतलब पढ़ाने वाले फील्ड में भी मैं हूँ, प्लस साथ साथ चिकित्सा वाले फील्ड में भी हूँ इसके अंदर मैं, और पीएचडी भी मैंने इसमें कर ली है सर। आपने अभी बताया कि मैं करना कुछ और चाह रहा था, और ये बाई चॉइस नहीं, बाई चांस इसमें आया। तो आप करना क्या चाह रहे थे, ये भी हमें जानकारी दीजिए। सर मेरा तो ये था, उस समय एनिमेशन में मेरा जाने का था, 3D एनिमेशन फील्ड में मेरा जाने का था, पर ठीक है पिताजी की इच्छा से मैं फिजियोथेरेपी में आया। तो अगर आप एनिमेशन फील्ड में होते तो भी शायद इन्हीं का एनिमेशन आप बना रहे होते। बहुत अच्छी बात आपने बताई। जैसे आपने बताया कि आप बीपीटी, एमपीटी और पीएचडी फिजियोथेरेपी में कर रहे हैं, तो मैं आज के जो युवा हैं, आज के जो 12वीं पास होने वाले बच्चे हैं, जो 12th पास होंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि आप उन्हें भी जानकारी दें कि इसमें कैरियर ऑप्शन आगे क्या क्या है, कैरियर ऑब्जेक्ट क्या क्या है, उसके बारे में भी आप जानकारी दें।
सर फिजियोथेरेपी के बाद कैरियर ऑप्शन, मल्टीपल कैरियर ऑप्शन है आपके पास। आप चाहें तो आप स्पोर्ट्स फील्ड अगर आप रिलेटेड हैं तो आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करने के बाद मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी जो है वो आप स्पोर्ट्स फील्ड में कर सकते हैं, जिससे आपको स्पोर्ट्स में जितनी भी गतिविधियां हैं और जितने भी स्पोर्ट्स हम जो हमारे प्लेयर जो खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट्स, इवन ओलंपिक में भी हम हमारी सेवाएं उनमें दे सकते हैं। तो ये कैरियर ऑप्शन रहता है हमारा बच्चों के पास। उसके अलावा न्यूरो में अगर आप मास्टर्स करते हैं तो न्यूरो से संबंधित जितने भी रोग हो गए जो हम फिजियोथेरेपी से क्योर कर सकते हैं, उनमें हम हमारा कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं। एकेडमिक जो हो गया, आप पीएचडी करने के बाद एकेडमिक में आपका कैरियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं आप। गायनिक में आप आपका कैरियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आईसीयू में अगर आप रुचि रखते हैं इंटेंसिव केयर के अंदर तो आप कार्डियक एमपीटी करके आप उसमें अपना कैरियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपने यह बताया कि हम जितने मेडिकल फील्ड हैं उन सब में फिजियोथेरेपी कहीं ना कहीं काम आती है, और यह बढ़िया बात है। अच्छा, मैंने यह भी सुना है कि फिजियोथेरेपी जो कोर्स है वो नॉन रिस्की है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? रिस्क तो सर नहीं है, बट हाँ कहीं कहीं ऐसा ये रहता है कि हमारे पास जो मरीज आया अपना दर्द लेके, उसको हम जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा करके उसको फिर से दर्द के बिना हम उसको हमारे पास से भेजें। तो रिस्क तो थोड़ा बहुत तो है, बट हाँ जो मेडिसिन से रिस्क होता है, जो ऑपरेशन से रिस्क होता है, वो रिस्क हमारे नहीं है। तो बहुत ही ऐसा कहेंगे कि आसान तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग भी है, चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि आपका जो भी पेशेंट आ रहा है उसको 100% सेटिस्फाई करना आपकी एक जिम्मेदारी हो जाती है। अब जब बच्चे अपना करियर चुनते हैं तो आप यह भी जानकारी दीजिए कि ये फिजियोथेरेपी कोर्स कितने कितने वर्षों में, बीपीटी एमपीटी, यह कितने वर्षों का कोर्स है, कितने वर्षों में यह हो जाता है, यह भी आप जानकारी साझा कीजिए। सर 12th के बाद जो बच्चे कैरियर ऑप्शन बीपीटी चुनते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको जो उनका एजुकेशन जो होना चाहिए वो साइंस बायोलॉजी से होना चाहिए, जिसमें 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं फिजियोथेरेपी में एडमिशन के लिए। और इस साल से गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया कि नीट अपीयरेंस जरूरी है फिजियोथेरेपी में। इस साल का मतलब 2026 से जो आएगा, 2026 के बाद। यहाँ जानकारी बहुत अच्छी है कि 2026 के बाद यदि कोई फिजियोथेरेपी कोर्स करने जाएगा तो उसको नीट अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है, यानी हर विद्यार्थी को नीट का एग्जाम तो देना ही है। जी सर, आगे आप कंटिन्यू करें। उसके बाद जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी रहता है वो 5 साल का कोर्स रहेगा ये नीट अपीयरेंस होने के बाद से, इस साल से, जिसमें आपका 4 साल तो है वो आपका सारा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर जो क्लासेस हैं रेगुलर वो रहेंगी विद क्लिनिकल पोस्टिंग्स। इसके साथ साथ आपका इंटर्नशिप जो है वो जो पहले 6 महीने की हुआ करती थी अब से वो 1 साल की हो जाएगी। तो 5 साल का पूरा आपका बीपीटी का कोर्स ड्यूरेशन रहता है। उसके बाद जो मास्टर्स है, मास्टर्स आपका 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस आप चुन सकते हैं, कार्डियो, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, स्पोर्ट्स, न्यूरोलॉजी, गायनिक, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे पीएचडी करना चाहते हो, पीएचडी कम से कम आपको 3 से 4 साल लगते हैं आपको पीएचडी पूरा करने में आपके साथ। आपने बताया जैसे कि मास्टर्स करनी, पीएचडी करनी, लेकिन बीच में आप एक शब्द बोले इंटर्न। जी, ये इंटर्न क्या चीज़ है, यह भी आप हमें बताएं कि इंटर्न क्या है, यह क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी है तो क्या यह उसी कॉलेज से ज़रूरी है या कहीं दूसरी जगह से भी कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप बताएं। सर इंटर्नशिप जो होती है वो एक तरह से ट्रेनिंग ही होती है आपका, मतलब डिग्री पूरा होने से पहले आपकी एक ट्रेनिंग रहती है, क्लिनिकल ट्रेनिंग जो रहती है उसको हम इंटर्नशिप बोलते हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज में, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो सारे ही फील्ड के अंदर, आप चाहे ओपीडी ले लीजिए, चाहे आईसीयू ले लीजिए, वार्ड्स ले लीजिए, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं मेडिकल के, उनमें जाके वो उस काम को सीखते हैं कि उस डिपार्टमेंट में उनको किस तरह से काम करना, इंटेंसिव केयर में उनको किस तरह से काम करना है, किस तरह से पेशेंट हैंडलिंग करनी है, ओपीडी में अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उस पेशेंट से किस तरह से आपको बात करनी है, बात करने के बाद उसको किस तरह से संतुष्ट करना है कि वो इलाज से सही हो सकता है। साथ साथ वार्ड्स जो हैं, ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन से पहले जो पेशेंट रहते हैं उनको हमें वार्ड्स में किस तरह से ट्रीटमेंट देना, वो सही चीज़ें बच्चा जो है वो इंटर्नशिप में सीखता है। सर मेरा प्रश्न यहाँ यह भी था कि इंटर्नशिप बच्चा जिस कॉलेज से फिजियोथेरेपी करता है वहीं से करनी ज़रूरी है या कहीं और से भी वह कर सकता है? नहीं सर, ज़रूरी तो नहीं है, पर अगर वो जहाँ से पढ़ रहा है उसी हॉस्पिटल से अगर वो इंटर्नशिप करता है तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर जो है एजुकेशन का और प्लस क्लिनिकल का, वो उसी के पढ़ाए हुए प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, टीचर्स के साथ रहता है तो वो अच्छे से सीख पाएगा। नई जगह जाएगा तो वो इतना अच्छे से नहीं अपने आप को ग्रो कर पाएगा जितना वो उस ही कैंपस में कर सकता है। यह भी आपने अच्छी बात कही कि क्योंकि बच्चा जब इंटर्नशिप करने के लिए 1 साल कहीं जाएगा तो अपने आप को सेट करने में उसको 6 महीने लग जाएंगे। इससे बढ़िया यह है कि जहाँ वह है वहीं से अपनी प्रैक्टिस या इंटर्नशिप करे।
तो ये आपने अच्छी बात बताई। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, अब ये फिजियोथेरेपी बोलने में थोड़ा कष्ट मुझे भी हो रहा है और लोगों को भी कष्ट होता होगा, तो हम यहाँ भी जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी को हिंदी में क्या कहते हैं, ये जानकारी दीजिए। हिंदी में फिजियोथेरेपिस्ट को भौतिक चिकित्सक बोलते हैं, कुछ ये बोलते हैं कि एक्सरसाइज वाले सर आ गए, एक्सरसाइज वाले डॉक्टर आ गए। बाकी जो फिजियोथेरेपिस्ट का जो हिंदी में नाम है वो भौतिक चिकित्सक। अच्छा, मतलब जिस तरह से फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, उसी तरह से फिजियोथेरेपी बना। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, हम भी याद करेंगे और हमारे दर्शक भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं याद कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई यहाँ। देखिए, फिजियोथेरेपी जब से जुड़ी है तब से मुझे कहीं ना कहीं याद आता है, जहाँ भी हम लोग जाते हैं आजकल, जहाँ भी जाएं तो बड़े बुजुर्ग, महिलाएं या कुछ लोग ऐसे हैं जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, वो कुर्सी पर ही बैठते हैं। नीचे बैठना बहुत मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए। तो यहाँ घुटनों की प्रॉब्लम आजकल बहुत से लोगों को ज़्यादा होने लगी। इसके पीछे के कारण आप हमें बताइए। जी सर, घुटनों वाली जो समस्या है वो आम समस्या है आज की तारीख में। जितने भी बुजुर्ग हो गए वो ज़्यादातर अपने घुटनों के दर्द से परेशान हैं। कितने युवा ऐसे हैं जो भी घुटनों के दर्द से परेशान हैं। उसका एक ही कारण है सर, बुजुर्गों में तो ये है कि ये जो उनकी उम्र है, उम्र के साथ साथ जो हमारा घुटना है या नी जॉइंट हम बोलें, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। तो उसकी वजह से उनकी जो हड्डियां हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। उसके आसपास के जो लिगामेंट है वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका घुटना जो है वो एक तरह से कह सकते हैं घिसने लग जाता है। उसकी वजह से उनको उठने बैठने में, चलने उठने में समस्याएं रहती हैं। तो ये सब मैं पर्सनली तो मैं यही चाहूँगा, कहता हूँ पेशेंट जो मेरे पास आते हैं कि आप रिप्लेसमेंट कराने से बेटर है कि एक बार आप 2 से 3 महीना फिजियोथेरेपी लेके देखें, जिससे आपका 80 से 90% तक आपको घुटने दर्द में आराम मिल जाता है। हाँ, यह भी मुझे याद आया कि कुछ लोग तो डायरेक्ट नी रिप्लेसमेंट, घुटना चेंज कराना, ये काम कर रहे हैं। तो क्या घुटना रिप्लेस करना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? सर, घुटना रिप्लेस तो अगर आपको बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि नहीं, अब कुछ हम सहन ही नहीं कर पा रहे हैं दर्द या बहुत असहनीय दर्द है चलने उठने बैठने में, तो हम घुटना रिप्लेसमेंट पे जा सकते हैं। बस बाकी तो मैं यही कहूँगा हमारे दर्शकों से कि जितना हो सके उतना आप थोड़ा सा आपके शारीरिक व्यायाम पे थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो घुटना बदलवाने की जो समस्या है वो नहीं आएगी आपको, और उसकी वजह से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हैं वो हम क्योर कर सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो हमने भी कई रिसर्च किया है, लोगों से काफ़ी ज़्यादा सुना है कि वॉकिंग करने से घुटनों की प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द कम होता है। तो यह मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, इसमें आप मार्गदर्शन कीजिए कि यह सही है या गलत है। जी सर, मतलब कुछ हद तक ये सही है कि वॉकिंग करने से घुटनों की जो समस्या है वो कम हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब आप चलते हैं तब आपकी पैरों की मांसपेशियां हरकत में आती है, जिसकी वजह से उनमें ब्लड फ्लो जो है एक तरह से हम कह सकते हैं वो थोड़ा सा इम्प्रूव रहता है। उसके अलावा मसल जो होती है वो अपना संतुलन जो है वो बनाए रखती है घुटनों के जोड़ के ऊपर, जिसकी वजह से आपको दर्द जो है वो कम महसूस होना शुरू कर देता है आपके वॉकिंग करने के बाद। तो इसीलिए शायद पुराने जो लोग थे वो ज़्यादा चला करते थे, तो उस समय घुटने दुखना या घुटने रिप्लेस करना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आया करती थी। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, खान पान में भी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको रेगुलर अगर व्यक्ति अपने खान पान का हिस्सा रखे तो उससे घुटना दर्द नहीं होगा या नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होगी? खान पान में तो ये जितना हो सके हम उतना ये तेलीय पदार्थ जो हो गए हैं वो हम कम करें। जंक फूड जो आजकल जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसका सेवन थोड़ा कम करें। बाकी ये जो सीजनल वेज है वो, उसके अलावा हम फूल मखाने हो गए, हमारे सीजन की फलियां जो हैं उनको हम हमारे खाने के रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल करेंगे तो जितना हो सके उतना हमें जोड़ दर्द से और जोड़ प्रत्यारोपण दोनों ही से ही हमें आराम मिलेगा। जोड़ प्रत्यारोपण, यह भी हिंदी शब्द में सुनने को मिला क्योंकि कई शब्द तो ऐसे हैं कि हम लोग प्रायः भूल ही चुके हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी हिंदी भी हमें बताई है जो मेडिकल फील्ड में कई लोग नहीं जानते होंगे। आजकल सोशल मीडिया लोगों पर इतना भारी हो गया है कि लोग कई चैनलों पर या सोशल मीडिया से हर कुछ चीज़ सीख करके और हर कुछ नुस्खे अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए भी आप कुछ जानकारी हमें दीजिए कि क्या हमें सोशल मीडिया के सहारे से ये काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। जैसे कई लोग सोशल मीडिया को देख करके कोई 100 डिप्स लगा रहा है, कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है, जिनको पता नहीं वो भी ओवर जो कसरत होती है वो किए जा रहे हैं। उस पर आप अपनी राय दीजिए। जी सर, नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया देख के आपको कसरत करनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का शरीर जो है वो अलग बना हुआ है कि आज मैं जो चीज़ कर सकता हूँ हो सकता है कि आप नहीं कर सकते, या आप जो चीज़ कर सकते हो सकता है वो मैं ना कर पाऊँ। तो सोशल मीडिया जो है वो एक यूनिवर्सल एक्सरसाइज बताता है
कि आप ये करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, वो काफ़ी हद तक सही भी है। पर जो लोग जो हैं किसी न किसी दर्द से अगर वो जूझ रहे हैं, या जो किसी के कोई ना कोई उनका दर्द है, तो उनको सोशल मीडिया वाली एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा है वो किसी एक्सपर्ट फिजियो से या कोई योगा वाले जो हो गए उनसे राय लें और फिर वो अपनी कसरत शुरू करें। तो आपने अच्छी बात बताई कि पहले एक बार सलाह लें, फिर आप इस तरह से यूट्यूब के जो आ रहे हैं नुस्खे उन पर अमल करें। अच्छा, एक हालांकि ये प्रश्न आपके फिजियोथेरेपी से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा संकेत जो देखने को मिल रहा है, जो बुरा संकेत है कि आजकल जब कुछ महिलाएं जब गर्भवती होती है, बच्चे जब होते हैं, तो वो मेटरनल प्रॉब्लम तो उनको आती है, लेकिन वो ऑपरेशन से ही हो रहे हैं। इसमें भी फिजियोथेरेपी का कोई लाभ है, कोई उपयोग है, ये बताइए आप हमें। जी सर, बिल्कुल इसमें एंटीनेटल, पोस्टनेटल, प्रीनेटल केयर में बिल्कुल उपयोग है फिजियोथेरेपी का। मतलब जो आपने बताया अभी कि जो सीजरियन सेक्शन जो है, जो ऑपरेशन से जो बच्चे हो रहे हैं, वो दर्द ज़्यादा बढ़ गई है। वो इसी वजह से बढ़ी है कि अभी जो महिलाएं हैं उनका मतलब एक उठना बैठना काफ़ी हद तक जो है वो इतना नहीं है जितना पहले महिलाओं में होता था। पहले की महिलाएं जो थी वो जो हमारा चूल्हा है, किचन का जो काम है वो बैठ के करते थे, जिसकी वजह से उनका पेल्विक फ्लोर, हम जो कह सकते हैं पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो अच्छी मजबूत रहती थी। खाना बनाना है तो नीचे बैठ के बनाना है, खाना खाना है तो नीचे बैठ के खाना है, इवन जो साफ सफाई करनी है वो बैठ के करनी है। पर अभी जो महिलाएं हैं काम की वजह से या कुछ समय ना होने के कारण वो जो भी चीज़ें हैं वो खड़े खड़े या बहुत जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मांसपेशियों में वो हरकत और वो क्या कहते हैं मजबूती नहीं आ पाती है जो पहले की महिलाओं में थी। इसकी वजह से उनको अभी ऑपरेशन से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हो पा रहे हैं उनके। तो इसमें यही सर, फिजियोथेरेपी जो है वो आपका प्रेगनेंसी जो है रहता है, प्रेगनेंसी का पूरा जो रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसकी वजह से हम पेल्विक फ्लोर प्लस जो भी मसल्स जो है जो डिलीवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती हैं उनमें हम इतना मजबूती प्रदान कर देते हैं उन एक्सरसाइज से, जिसके कारण जो महिला है वो अपना नॉर्मल डिलीवरी करा पाए। यह तो आपने बहुत ही बड़ी जानकारी हमें दी है कि जो पहले महिलाएं होती थी चूल्हा चौकी जो करती थी बैठ करके करती है, आजकल तो गैस स्टैंड इस तरह से बन गई है कि महिलाओं को किचन में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आपने बताया झाड़ू पोछा, जो मॉपिंग होती है, झाड़ू पोछा भी अगर कर रही है महिलाएं तो उनको बैठने की जरूरत नहीं, खड़े खड़े वो सारे काम कर रही है। तो आपने यह जानकारी हमें दी है, प्री अवेयरनेस जो आप बता रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से एडवाइस लेकर के कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो की जा सकती है, जिसके कारण जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल हो जाएगी। अन्यथा यह चीज़ें आजकल कहीं ना कहीं कठिन हो गई है। पहले ऐसा नहीं होता था, रेयर केस में बहुत मुश्किल से ऐसा सुना जाता था कि किसी के ऑपरेशन से बचे हुए हैं, लेकिन आजकल यह आम हो गया है। तो आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें दिया कि फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ले लें और घर के कामों को जो बैठ के करने वाले हैं उनको बैठ करके जिस तरह से पहले मैनुअल लेवल पे होता था उसी प्रकार से उसको करना शुरू करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी दीपक जी, और मुझे एक यह बात कहते हुए भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने अपना पूरा नाम बताया कि मेरा नाम दीपक लोहार है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोहार समाज के लिए कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक बने हैं, बहुत बड़े पथ प्रदर्शक बने हैं, और आपके समाज के, देखिए समाज के अलावा भी सभी के लिए तो आप मार्गदर्शक बनेंगे ही, लेकिन आप अपने समाज के लिए भी कहीं ना कहीं एक आइडियल बन रहे हैं। तो अपने समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए आप। यही है कि समाज में जितने, मतलब मैं तो यही चाहूँगा कि समाज में जो भी बच्चे हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं या फिजियोथेरेपी में आना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन मैं जो भी उनके लिए बेहतर होगा, जो मैं कर पाऊँ या मेरे से जो बन पाएगा वो मैं बिल्कुल करूँगा उनके लिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि समाज स्तर पर भी क्या आपको कभी कोई सम्मान मिला है? नहीं सर, समाज स्तर पर अभी तक तो कोई सम्मान नहीं मिल पाया है, पर आशा करता हूँ कि आगे कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। यह मैं हर समाज से कहना चाहता हूँ कि अपने समाज में यदि इस प्रकार की कोई एक योग्यता है, कोई ऐसी एक शख्सियत है, कोई उपलब्धि है, तो उसको समाज लेवल पर ज़रूर आगे बढ़ाएं, सबको दिखाएं। आजकल तो ग्रुप बन गए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, उसके माध्यम से ही, इंस्टाग्राम, उसके माध्यम से ही सही, लेकिन अपने समाज को एक बार ज़रूर बताएं कि अपने समाज में इस प्रकार के व्यक्तित्व भी हैं। क्योंकि मुझे यह तो सुनने में बहुत अजीब लगा है कि समाज लेवल पर आपका स्वागत या कोई सम्मान नहीं हुआ है। तो अगर कहीं मेरा परिचय अगर किसी से हुआ तो मैं ज़रूर सबसे निवेदन करूंगा, इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि अपने समाज के जो इस प्रकार की उपलब्धि धारक लोग हैं उनको प्रतिवर्ष आप सम्मानित कीजिए, चाहे खर्चा कुछ भी आए। हर समाज में कई भामाशाह होते हैं, यह आप सभी समाज के लोगों को करना चाहिए। इसमें आप क्या कहते हैं सर?
सर बिल्कुल आपकी बात सही है, करना चाहिए, हर एक प्रतिभा जो है उनको सम्मानित करना ही चाहिए हर समाज को सर। आजकल मार्केट में, ये मार्केट ही कहेंगे, युवाओं में जो चीज़ चलती है उसे मार्केट कहते हैं। तो एक ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि माइग्रेन, एंजाइटी, ये जो चीज़ें चल रही है, तो इन चीज़ों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, युवाओं में ये चीज़ें क्यों बढ़ रही है? जी सर, युवाओं में माइग्रेन हो गया, एंजाइटी हो गया, इवन ये इंसोम्निया जो जिसको नींद ना आना कहते हैं कि बहुत देर रात तक युवा जगते हैं, उनको नींद नहीं आती, ये सारी बीमारियां हमें देखने को मिलती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है सर कि जो एक पेशेंस लेवल होना चाहिए युवा में, वो आज के युवा में है नहीं, पेशेंस लेवल नहीं, जिसकी वजह से वो बहुत छोटी से छोटी बातों से भी बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं, जिसके कारण वो इन बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसमें भी मैं ये बोलना चाहूँगा, फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब माइग्रेन हो गया, इंसोम्निया, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें भी हम फिजियोथेरेपी सेशन से, फिजियोथेरेपी के द्वारा बहुत हद तक हम इसको सही कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि नींद ना आना, कौन सी बीमारी बताया आपने? इंसोम्निया सर। इंसोमिया। तो अभी ये आपने कहा कि भाई ये बच्चे जब आहत हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, आजकल के बच्चे सहनशीलता नहीं रही तो असहनशील हो जाते हैं, तब वो नींद के, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। बाकी मेरे दिमाग में तो ये था कि जब तक डेटा खत्म नहीं होता तब तक बच्चा नहीं सोता है। आजकल यही हो गया कि जब तक मोबाइल का डेटा खत्म नहीं होगा तब तक बच्चा सोएगा नहीं। लेकिन आपने बताया कि बच्चों में सहनशीलता कहीं ना कहीं कम हो गई है। तो माता पिता को यह कहीं ना कहीं चाहिए कि अपने बच्चों से बैठकर बातचीत करें, क्योंकि माता पिता भी मोबाइल में ही खोए रहते हैं। तो बच्चों में, माता पिता में ये एक ग्रुप सा बन गया है, एक अलग सी डिजीज मैं कहूँ क्रिएट हो गई है कि सभी अपने अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं। तो माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अब इसमें जैसे माइग्रेन की अपन बात करें, माइग्रेन का मतलब जैसे आधा सिर दुखना, जी सर। यह तो बहुत ज़्यादा लोगों में हो गया है, आधा सिर दुखना और चश्मा लग जाना। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, माइग्रेन भी एक बड़ी समस्या ही है आज के दौर में। माइग्रेन का भी हम इलाज जो है वो फिजियोथेरेपी से काफ़ी हद तक कर सकते हैं, क्योंकि ये देखने को मिला कि युवाओं में जो भी हो गया या जो भी माइग्रेन जो है, हमारी मतलब इंडियन पॉपुलेशन में जो माइग्रेन होता है वो ज़्यादातर पोस्चरल रहता है, और या फिर किसी न किसी एंजाइटी या तनाव से रहता है वो माइग्रेन, जिसमें ये मतलब हम इसमें मार्मा थेरेपी जो है उसका हम यूज़ करते हैं, जो एक मतलब आप ऐसे देखें तो आयुर्वेद से इसका वो हुआ है, आयुर्वेद से ये उत्पन्न हुई है कि जितने भी मतलब हमारे शरीर में वाइटल पॉइंट्स कहते हैं हम उनको, वो रहते हैं, जिनमें आयुर्वेद ये कहता है कि प्राण वायु जो है वो बहती है। वो प्राण वायु, या हम इसमें कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं CSA फ्लो, जो हमारे ब्रेन में जो एक लिक्विड होता है CSA फ्लो, वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से माइग्रेन हो गया, आपका एंजाइटी हो गया, ये चीज़ें देखने को मिल जाती है पेशेंट्स के अंदर। तो हम मार्मा थेरेपी से इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं या मोबिलाइज करते हैं अपने हाथों के द्वारा, जिसकी वजह से वो ब्रेन में अपना संतुलन बनाए रखता है और वो काफ़ी हद तक इन समस्याओं से निजात दिला देता है। बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, माइग्रेन का कोई ऐसा कोई देसी नुस्खा हो, कोई उपचार हो आपके साथ, जो कोई भी व्यक्ति घर पे भी कर सके और सुकून महसूस कर सके, ऐसा कुछ हो तो बताएं आप हमें। तो माइग्रेन में ऐसा तो है नहीं, फिर भी जो हमारे शरीर के पीछे के हिस्से में दो, ये हम जो बिल्कुल ये कहते हैं जहाँ से हमारा गर्दन शुरू होती है, वहाँ पे 2 पॉइंट रहते हैं जिसको हम GB21 पॉइंट बोलते हैं मार्मा के अंदर। वो अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो आपको सर दर्द में काफ़ी हद तक आराम उसी समय मिल जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और एक मेरे मन में ये भी एक प्रश्न आ रहा था कि एक समय था जब खर्राटे जो निकालते थे बुजुर्ग लोग निकालते थे, आजकल ये चीज़ें बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल खर्राटे निकालने लग गए, खर्राटे की आवाज़ आने लग गई है। तो यह भी क्या मोबाइल के कारण वगैरह हुआ होगा शायद? तो इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, आप बताइए। मोबाइल के कारण तो नहीं बोलूँगा मैं, फिर भी हाँ बच्चों में ये देखने को मिला है। उसका कारण ये है कि जो ब्रीदिंग पैटर्न जो है बच्चों का वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है। एक तो उनका व्यायाम जो है, बाहर खेलना कूदना जो पहले खेलते कूदते थे, वो चीज़ें नहीं रह गई है। वो घर के अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से वो उनके लंग्स जितना मतलब एक्सपांशन करना चाहिए लंग्स को उतना कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से एयर प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे साइनस पोर्स जो हम बोलूँगा उसमें रह जाती, साइनस पोर्स पर प्रेशर बढ़ता है। उसकी वजह से ये खर्राटे जो हैं वो बच्चे लेना शुरू कर देते हैं। तो उसमें ये वो अगर चाहे रेगुलर बाहर खेलने जाएं या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जो है वो अपने डेली जीवन के अंदर लेके आए, जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक फिजिकल एक्टिविटी जो है वो रह सके उनकी। और बाकी खर्राटों के लिए भी फिजियोथेरेपी में यही मार्मा थेरेपी से भी उपचार है।
यानी कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज़ का इलाज है। आजकल मोबाइल की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल की वजह से? पहले तो आप बीमारियां बताइए, फिर उनका उपचार भी हमें साथ का साथ बताइए कि क्या होना चाहिए। मोबाइल की वजह से ज़्यादातर तो आपका कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, ये जो है ये बिल्कुल आम दर्द है मोबाइल की वजह से, जिसमें जो भी भली मैं होऊंगा या कोई भी मेरे घर में भी होंगे, बहुत से हैं ऐसे जो रेगुलर मोबाइल में देख इसी तरह से गर्दन झुका के देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके गर्दन की जो मांसपेशियां है उनमें बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से स्टिफ हो जाती है। हम ये बोलेंगे, जो हमारी मेडिकल टर्म है उसमें हम स्टिफनेस बोलते हैं उसको, तो वो एक तरह से स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट जो होना चाहिए गर्दन के अंदर वो उतना हो नहीं पाता है। उसी गर्दन के साथ साथ फिर वो मांसपेशियां जो है वो हमारे कंधों की, हाथ की मांसपेशियों को अपनी ओर खींचती है, उसकी वजह से आपका हाथ दर्द, गर्दन दर्द, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। तो उसमें ये एक तो मोबाइल का उपयोग कम करें, जो कि हो नहीं पाएगा। उसके अलावा रेगुलर कुछ ऐसा व्यायाम जो हम पहले स्कूलों में हम पीटी जो करते थे वो कुछ हम अपने जीवन में लेके आए, या फिर नॉर्मल स्ट्रेचिंग जो होती है ना, हमारा जो मूवमेंट, हर जॉइंट का एक मूवमेंट होता है, गर्दन के जितने भी मूवमेंट हम कर सकते हैं पॉसिबल उतने मूवमेंट हम करें, कंधे का जितना मूवमेंट हो सकता है उतना हम करें, तो ये काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों से सॉल्यूशन ले सकते हैं। आपने अभी बताया स्कूलों में पीटी होती थी, तो मैं एक जानकारी यह भी लेना चाहता हूँ। पहले स्कूलों में मुर्गा बनाया जाता था, उठक बैठक बच्चों से लगवाई जाती थी, क्या यह भी बच्चे के शारीरिक विकास में उपयोगी है या नहीं है? सर, उनको अगर मैं मेडिकल टर्म में बोलूँ तो बिल्कुल शारीरिक विकास में उपयोगी है। जो आप मुर्गा बनाने वाली बात बोल रहे हो, जो बच्चा जब मुर्गा बनाते थे, जो अध्यापक थे जो उनको पनिशमेंट देते थे, तो उसमें वो पूरा एक तरह से झुकता था बच्चा, तो उसमें काफ़ी हद तक बच्चे जो थे वो एक तो उनमें मोटापा कम दिखता था। उसके अलावा ये था कि उनका जितना भी मांसपेशियां हैं वो इतनी लचीली रहती थी, जिसकी वजह से वो बिना किसी दर्द के भी वो सारे काम कर पाते थे। और पीटी जो मैं बता रहा हूँ, पीटी भी इसी तरह से तो रेगुलर एक्सरसाइजेस थी, जिसकी वजह से आपका पूरा बॉडी पोस्चर जो रहता है वो एक जितना आइडल पोस्चर होना चाहिए उसी में रहता है। तो मैं अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि अपने स्कूल में जाएं और अपने जो बच्चों के टीचर उनको कहें कम से कम एक बार तो मुर्गा बनाएं, या सीटअप जो कहते हैं, उठक बैठक, वो भी करें। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे सितोलिया खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, या कंचे खेलना, या हाइड एंड सी, छुपम छुपाई खेलना, ये सब चीज़ बच्चे तो शायद अब भूल ही गए होंगे। ये सब चीज़ें उनको, बच्चों को आनी चाहिए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। हमें पता है कि हमारे ज़माने में हम लोगों ने झाड़ू पोछा किया है या बर्तन मांजे, रोज़ नहीं लेकिन कभी तो हमने किया है। इवन हम लोगों ने कहीं न कहीं पुताई भी की है, तो वो भी कहीं न कहीं हमारे लिए सार्थक रहा है। आज के बच्चों को झाड़ू पोछा नहीं आएगा, पुताई करना तो बहुत दूर की बात हो गई। फिर बच्चों को सिखाते हैं कि पेंटिंग इस प्रकार से की जाती है, बच्चा कलम नहीं पकड़ पाता है। तो यह भी हमें सीखने की ज़रूरत है। अपने बच्चों के विद्यालय में जाइए और गुरुजी को एक रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरी तरफ से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों को कम से कम 1-2 उठक बैठक तो लगाएं, महीने में एक बार ही सही, एक बार मुर्गा बनने के लिए तो कहें। अगर आप अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप अपने बच्चों को एक बार घर पे सिखाइए तो सही, मुर्गा इस प्रकार से बना जा सकता है, ताकि उससे उसमें सर्वांगीण विकास होगा। जैसा कि दीपक जी लोहार ने बताया कि जब बच्चा झुकता है तब वह उसका पोस्चर पूरा एकदम वर्किंग मॉडल में आ जाता है, तो पूरी मांसपेशियां वगैरह एकदम से एक्टिव हो जाती है। आपने यह बताया। जैसा कि फिजियोथेरेपी का विकास अगर कहीं से हुआ है, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है ये तब से शुरू हुआ है जब से लोगों को लकवा, पैरालिसिस जब से हुआ है। पैरालिसिस में सबसे पहले फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ी और अब सभी जगह पड़ रही है। पैरालिसिस में लकवाग्रस्त व्यक्तियों में, देखिए लकवा भी कई तरह का होता है शायद, तो लकवाग्रस्त व्यक्तियों में किस प्रकार से फिजियोथेरेपी का उपयोग है, आप बताइए। सर, लकवा में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेडिसिन जो होगी, आपके जो भी न्यूरो फिजिशियन जो होंगे, न्यूरो सर्जन जो होंगे, न्यूरो सर्जन अपना ऑपरेशन करके अपना काम पूरा कर लेते हैं। न्यूरो फिजिशियन जो होंगे वो आपको दवाइयाँ दे देंगे कि जो आपका लकवा जिस वजह से आया है, क्लॉट हो गया या जो हम कहते हैं ना हिमोरेज हो गया, मांस पे नस जो फट गई है जो बोलते हैं आम भाषा में, उसके लिए दवाई दे देंगे। वो सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। पर फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा इंसान है जो लकवाग्रस्त मरीज को बिस्तर से उठाने से लेकर उसके उसको रूटीन लाइफ में चलना फिरना, उठना बैठना सब सिखाने के लिए वो डेली कहीं ना कहीं प्रयास करता रहता है, उस मरीज के साथ जूझता रहता है वो उसके इलाज के लिए। जिसमें लकवाग्रस्त मरीज जो होता है, लकवे के बाद बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो बिस्तर पे पलट भी नहीं पाते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो उस मरीज को बिस्तर पे पलटना सिखाने से लेकर बैठना,
बैठना सिखाने से लेके बैठना, बैठ के उठना, उठ के बैठना, ये सिखाता है। उसके बाद वो उसको चलना सिखाता है। चलने के बाद कितनी बार ऐसा होता है कि जो लकवाग्रस्त मरीज है वो उसके हाथों के मूवमेंट जो है वो बहुत लेट आते हैं या ना भी आए, ऐसा भी होता है। पर फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा एक इंसान है उस मरीज के लिए जो निरंतर प्रयास करता रहता है कि वो मरीज ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम स्वतः कर सके। मैं सभी दर्शकों से ये बात करना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से आज मुझे भी नया जीवन मिला है, क्योंकि 2019 में मुझे भी एक बार डबल ब्रेन स्ट्रोक एक साथ आ गया था। और जब मैं हॉस्पिटल में था उस समय स्थिति ये थी कि मुझे ये पता चल गया कि मैं लकवाग्रस्त हूँ, मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, मेरी एक आंख अंदर चली गई है, मुंह टेढ़ा हो गया है। लेकिन शायद मुझे ये लगता है कि इस पूरे संसार का, होल वर्ल्ड का मैं इकलौता प्राणी ऐसा हूँ जिसे फिजियोथेरेपिस्ट ने 7 दिन में रिकवर करके हॉस्पिटल से मुझे घर भेज दिया। 1 महीने में मैं अपने पाँव पर दौड़ने लग गया। तो कहीं ना कहीं मैं इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा जॉब है और इस जॉब से किसी के जीवन को बचाया जा सकता है। बाकी जिस समय मुझे यह ब्रेन स्ट्रोक आया था, मैं जब लकवाग्रस्त था, उसी समय मेरे मिलने वाले 2 व्यक्ति और थे, वो भी लकवाग्रस्त हुए थे। उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने की वजह से आज भी वो लोग वैसे ही हैं, वो लोग नहीं चल पाए। तो यहाँ आप यह बताइए कि लकवे का ट्रीटमेंट समय पर होना चाहिए, यह आप जानकारी अपने दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल सर, लकवे का ट्रीटमेंट समय पे ही होना चाहिए। जैसे आप मेडिकल इमरजेंसी की बात करें तो लकवा जैसे ही किसी मरीज को आता है या आपके आसपास जो भी इंसान है जिसको लकवे का अटैक आया, तो उसको जितना हो सके उतना आप जल्दी मतलब हम तो ये बोलते हैं 4 घंटे के अंदर अंदर अगर आप किसी हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो कुछ ऐसी इनिशियल मेडिसिन होती हैं जो उसको दे दी जाती है मरीज को, जिसकी वजह से उनका लकवा का जो इम्पैक्ट जो आना चाहिए बॉडी पे वो बहुत हद तक कम हो जाता है। उसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं वो दवाइयों के साथ साथ फिजियोथेरेपी से भी जुड़ी रहती है, जिसमें उसका रूटीन व्यायाम होता है, कुछ हम मतलब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ऐसा होता है कि मशीनों की मदद हमें लेनी पड़ती है। जैसे आपने बताया कि मुंह का टेढ़ापन जो आपको आया था, उसमें एक मतलब हमारा मसल स्टिमुलेशन हम बोलते हैं कि वो एक इक्विपमेंट होता है हमारा, जिसमें हम मसल जितनी भी फेशियल मसल है उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से मुंह का टेढ़ापन बहुत हद तक जल्दी से जल्दी सही हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई और मैं कहीं ना कहीं भावुक हो गया हूँ कि ये इस तरह का प्रोफेशन है जो कि किसी भी व्यक्ति को एक बार अपनी वापस पुरानी ट्रैक से नई ट्रैक पर ला सकता है। देखिए ये बात तो हो ही रही है, लेकिन आजकल जितना युवा है, मैक्सिमम युवा, चाहे वो शेयर होल्डर हो, शेयर का काम कर रहे हो, कमोडिटी कर रहे हो, फॉरेक्स कर रहे हो या आईटी सेक्टर में हो, तो मतलब जो लोग कंप्यूटर से काम कर रहे हैं उन सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट अभी हुई है। तो आप बताएं कि उन सभी को क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या प्रॉब्लम्स उनको हुई है। जी सर, आईटी सेक्टर की जो आपने बात करी वो बिल्कुल सही है। जो भी मतलब आईटी सेक्टर हो गया, जो डेस्क जॉब वर्कर हैं शेयर मार्केट में या किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, उनका रूटीन है कि वो रेगुलर कम से कम भी 8 से 9 घंटे बैठक करते हैं, सीटिंग करते हैं। जैसे इंजीनियर वगैरह हो गए, जी सर, या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम करते हैं जी। तो ज़्यादा देर बैठने की वजह से उनकी मांसपेशियां जो होती है एक तरह से हम बोल सकते हैं इनएक्टिव हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय इन द सेंस कि वो काम नहीं कर पाती जो उनको करना चाहिए, जिसकी वजह से कहीं न कहीं वो अपनी मांसपेशियों में ऐंठन महसूस करते हैं, जिसकी वजह से ये जो आईटी सेक्टर वाले या जो भी जॉब करते हैं, सिटिंग जॉब जिनकी भी है, उनका सिर दर्द हो गया, उनको गर्दन में दर्द हो गया, बैक पेन हो गया, ये उनके लिए बहुत कॉमन इशू हो जाता है कि उनको कहीं ना कहीं रूटीन के अंदर एक ये दर्द महसूस होता है। धीरे धीरे ये होता है कि उनको इस दर्द के साथ आदत हो जाती है इस दर्द की, और इसी दर्द के साथ वो चलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका, ऐसे बोलूँगा तो मैं ये भी बिल्कुल सही होगा कि उनका पारिवारिक भी कहीं ना कहीं पारिवारिक जो चीज़ें होती है वो भी अफेक्ट होती है, साथ साथ उनका जो प्रोफेशनल चीज़ है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है कि प्रोफेशनली वो उतना नहीं कर पाते जो उनको कर सकते हैं। यहाँ मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। आप जो कहना चाह रहे हैं उसे मैं अपनी सरल भाषा में समझा रहा हूँ। आईटी सेक्टर के लोग जो दिन भर कंप्यूटर पर बैठते हैं वो पारिवारिक रूप से चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप यह कहना चाह रहे हैं? चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो अपना काम, उस काम में ही घुसे रहते हैं, यही आप कहना चाहते हैं? तो अब आप ये बताइए, जो लोग 10-10 घंटे 9-9 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, उनको बीच में उठ करके कोई व्यायाम करना चाहिए या क्या करना चाहिए, उसका भी आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, मतलब जो भी ये जो डेस्क जॉब वर्कर हैं उनको मतलब मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा देर ना बैठें। 1-1.5 घंटे के बाद वो किसी न किसी वजह, चाहे वो पानी पीने की वजह से ही हो, चाहे वो वॉशरूम ही चले जाएं या कुछ ऐसा कर ले कि वो थोड़ा अपनी चेयर से उठ के 2 चक्कर ही अपनी चेयर के इर्द गिर्द लगा के फिर वापस उस पर बैठ जाए, ताकि उनकी मांसपेशियां जो है वो उसी कंडीशन में नहीं रहेगी लंबे टाइम तक जो वो रह रही है, जिसकी वजह से उनको ये पेन जो है वो काफ़ी हद तक कम होगा।
यह तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। जैसा कि मैं जानता हूं कि अगर कोई एक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, ट्रैवल्स ड्राइवर है, या कोई कार लेके भी जाते हैं, तो उनको भी कहा जाता है कि हर 200 किलोमीटर में एक ब्रेक लेना है, चाय पीनी, पानी पीना, ताकि उसका इंजन ठंडा हो जाए, उसको ढंग से चला जाए। तो यही बात कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें। जी सर। कि 1.5-2 घंटे में, कम से कम 1.5 से 2 घंटे में एक बार उठ लेना चाहिए और अपनी कुर्सी के इर्द गिर्द चक्कर लगाएं, या उठ करके बैठें, या अपनी जो कोई कसरत हो वो करें। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। अब मैं आपसे आपके दिल की बात, यूँ कहें कि मेरे दिल की बात है कि आप अपने इस प्रोफेशन से खुश हैं या नहीं? अगर खुश हैं तो कितने खुश हैं, ये बताइए। जी सर, जैसा मैंने आपको बताया था, ये बाई चॉइस नहीं था, बाय चांस था। जी। फिर धीरे धीरे जब इस प्रोफेशन में मेरा इंटरेस्ट आया, तो उसके बाद ये आज की तारीख में मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इस प्रोफेशन से मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मैं मतलब कुछ मुझे कहीं पे भी ये संकोच नहीं है कि मैं इस प्रोफेशन में क्यों हूँ, किस वजह से हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैं आज बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, मेरे अंडर में बच्चे जो हैं वो रिसर्च भी कर रहे हैं, प्लस क्लिनिकल फील्ड जो कहूँगा, क्लिनिकल फील्ड में भी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। पेशेंट जो है मतलब 100 पेशेंट मेरे पास आए हैं, तो 100 में से ये तो नहीं कहूँगा 100 के 100 ही संतुष्ट है, बट हाँ 80 पेशेंट जो हैं वो संतुष्ट होके जा रहे हैं, तो मेरे लिए वो बड़ी बात है सर। मैं अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा कि आपके अंडर में जो एक रिसर्चर रही है कृति जैन, उनका भी हमने पॉडकास्ट शूट किया था। तो वो सबसे कम उम्र की डॉक्टर हैं, और मुझे उनको देख करके भी बहुत अच्छा लगा। और आपने बताया कि ये इसमें सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है और आ जाता है आदमी में कहीं ना कहीं। तो मैं आपके प्रोफेशन से जुड़ी बात पूछता हूँ, कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा पेशेंट जिससे आप मिले हों, आपने उसका ट्रीटमेंट किया हो, फिर आपको लगता होगा कि हाँ भगवान ने मुझे बहुत अच्छा प्रोफेशन दिया, अंदर तक आप खुश हो गए हो, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई होगी? जी सर, बिल्कुल। मतलब 2 घटनाएं मैं आपको बता सकता हूँ। जी। दोनों ही मरीज जो थे वो मतलब एक तो बच्चे ही थे। एक तो एक 6 महीने की बच्ची थी, उसको स्ट्रोक हुआ था सर। 6 महीने की बच्ची को स्ट्रोक? जी सर। सर उसके हार्ट में होल था, तो डॉक्टर ने जब सर्जरी करी थी तो कोई क्लॉट था जो मूव करके उसके ब्रेन में चला गया था। उसकी वजह से वो बच्ची जो है वो अपना राइट साइड जो है वो मूव नहीं कर पाती थी। अब 6 बच्चे की बच्ची जो है, 6 महीने की बच्ची बोल भी नहीं पाएगी, बट कहीं ना कहीं उसके माता पिता को लगा कि ऑपरेशन के बाद कहीं बच्ची में कुछ हरकत जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर किसी डॉक्टर के थ्रू ही मेरे पास आए थे। तो वो सबसे छोटी बच्ची थी और सबसे छोटा पेशेंट मेरा मैं बोलूँगा तो वो मैं देखा है आज तक, जिसको मैंने मतलब महीना भर ट्रीटमेंट करा था। महीने भर में वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। आज वो बच्ची 8 या 9 साल की और बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके 9 वर्ष की ये यात्रा, आप जब उस बच्चे को देखते होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि एक अबोध जो बालक है, बड़ा व्यक्ति हो तो उसे कह भी सकते हैं ऐसे हिलिए, ये करिए। जो 6 महीने की बच्ची है उसका आपने ट्रीटमेंट किया, तो मैं तो कहूँगा कि आपने साक्षात भगवान की सेवा कहीं ना कहीं की है। और आप 2 इंसिडेंट जी बता रहे थे। दूसरा जो है सर, एक बच्चा था, इसको वो ऑटिज्म एक बीमारी होती है हमारे छोटे बच्चों में होती है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। वो बच्चा जो आया था मेरे पास वो बोल भी नहीं पाता था, चलना उठना भी उसका नहीं था। इवन वो जब मेरे पास आया था उसके माता पिता के साथ, तब वो सिर्फ उसके माता पिता की गोद में था। वो मेरे जो ट्रीटमेंट हाउस था उस पर लेटाया था, उस लेट के वो पलट भी नहीं पा रहा था। इस कंडीशन में वो बच्चा आया था। वो करीबन 5 वर्ष का था वो बच्चा उस समय, और उसका ट्रीटमेंट करीबन मुझे लगा 2.5 से 3 साल उसका ट्रीटमेंट चला। आज वो बच्चा उसके पैरों पे खड़ा होकर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब काम कर रहा है, इवन वो दौड़ भी रहा है। मतलब जो क्रिटिकल चाइल्ड था वो आज नॉर्मल चाइल्ड है? नॉर्मल चाइल्ड, हाँ, मतलब काफ़ी हद तक वो नॉर्मल चाइल्ड हो गया है। वो बस अभी बोल नहीं पाता, उसके अलावा वो सारे ही काम उसके वो खुद ही करता जो वो पहले नहीं कर पाता था। अच्छा, बोल नहीं पाता, ये भी मेरे दिमाग में आया अभी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी एकदम से वोकल प्रॉब्लम, वोकल साइड जो होती है वो बंद हो जाती है। जी सर। तो ये किस कारण से होती है, ये आप समझाएं। सर वोकल जो है ये किसी न किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण ही हो पाती है। एग्जैक्ट कॉज तो नहीं बता पाता है कोई, बट किसी न किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के कारण उनका वोकल जो है वो वोकल कॉर्ड जो है वो चली जाए, मतलब एक तरह से वीक हो जाती है, काम नहीं कर पाती। उसमें फिर स्पीच थेरेपी जो है वो फिजियोथेरेपी के साथ साथ एक स्पीच थेरेपी होती है, वो उनकी सहायता करती है। अच्छा, स्पीच थेरेपी, ये आपने और नया नाम दिया। तो हम तो जैसे जैसे बात करते जा रहे हैं परत उखड़ती जा रही है। आपने सब बहुत सारी थेरेपी के आपने नाम बताएं, क्योंकि मैं जब ठीक हुआ तो शायद आप उस समय थे। मिरर थेरेपी एक कही थी, तो मिरर थेरेपी से मैं ठीक हुआ हूँ। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। तो ऐसा भी कभी हुआ होगा कि जैसे कोई ऐसी दुर्घटना आपके साथ हो गई होगी कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई पेशेंट आपके हाथ से निकल गया हो, या पेशेंट नाराज हो गया हो, या किसी पेशेंट ने कुछ कह दिया हो, ऐसा कभी हुआ होगा आपके साथ? जी सर, ऐसा तो हुआ, आईसीयू में हुआ है, 2-3 बार आईसीयू में हुआ था मेरे साथ। कि ये गांव के ही पेशेंट थे, मतलब ओल्ड एज के थे, माजी कह सकता हूँ मैं उनको, मैं माजी ही बोलता था, मैं जाता था।
तो एक उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन था, मतलब एक तरह से ना म्यूकस जो था वो चेस्ट में भरा हुआ था, तो उसके लिए हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं उनको। तो मैं उनको चेस्ट फिजियोथेरेपी दे रहा था, तो उनको थोड़ा सा अजीब, असहज भी लगा, अजीब भी लगा कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरी छाती पे मार रहे हैं, कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब ठीक है, मेवाड़ी में कुछ गालियाँ भी दी थी मुझे। उसके अलावा उन्होंने कहा भी था तू यहाँ से चला जा, तो तू मुझे ऐसे मारा जैसे किसी, वो कहता है ना गधे को मार रहा हो वैसे मार रहा है तू, वैसे कर रहा है, तो तू यहाँ से चला जा। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगा था, पर यूँ था कि हाँ वो मरीज है तो कहेंगे, वो उनके लिए वो सहज बात नहीं है। जैसा कि मेरे को जानकारी है, मरीज कोई भी आता है उसके साथ जब डॉक्टर ट्रीटमेंट पर लगते हैं तो कहीं ना कहीं मरीज की बीपी हाई हो जाती है। ये एक बड़ा मैटर है। और जब बीपी हाई होती है तो कहते हैं कि सोचने समझने की शक्ति कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती है। तो निश्चित रूप से आपको, अब गांव के लोग हैं तो कुछ कहा ही होगा, और गांव के लोग तो चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल ही ना जाएं, तो वो ऐसी स्थिति आ रही होगी। और ऐसी कोई जानकारी या कोई संदेश जो आप हमें, हमारे दर्शकों को देना चाहें, वो आप बताएं। बस सर यही, मैं तो यही जैसा आपने बताया था यूट्यूब वाला जो चीज़ आपने बताई थी, जी। तो यूट्यूब देख के एक्सरसाइज ना करें, वो कहीं ना कहीं आपकी कंडीशन को और ख़राब कर सकती है। तो बेहतर यही है आप किसी भी डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से, या किसी योगा जो आपके जान पहचान में हो उनसे आप सलाह ले करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा कुछ ऐसा रूटीन फिजिकल एक्टिविटी का जो आपकी डेली लाइफ में आप इन्वॉल्व करें, जिसकी वजह से आप ज़्यादातर दर्द से उसी, मतलब आपके उस रूटीन से ही आप क्योर कर पाएंगे। हमारे यथार्थ श्री रत्न पॉडकास्ट में आप पधारे, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, क्योंकि हमें पता है कि एक डॉक्टर एक पेशेंट को देखता है तो कम से कम 100-200 रुपए तो उसकी फीस होती है, और 5-10 मिनट में एक पेशेंट को एक डॉक्टर देख चुका होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आप 1 घंटे में एक पेशेंट देखते हो तो भी आपको कहीं ना आर्थिक नुकसान हमें दिया है, लेकिन हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छा फायदा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी लोहार साहब। आप एक बार और पधारे, नई जानकारी के साथ हम लोग वापस मिलेंगे। धन्यवाद।